कौन सी 3 टॉप मिस्टेक्स हैं जिसके कारण मिडिल क्लास है? तो मनी मैनेजमेंट नहीं आता, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। अपन तो रास्ते पे आ गए ना भाई, सब खत्म हो गया। तीसरा, उसके माइंड में एक बैरियर है कि मैं बिजनेस को जहां तक लाऊं उससे अब आगे वो बढ़ नहीं सकता। बिजनेसमैन क्या ऐसी गलतियां करता है कि वो बड़ा पैसा नहीं बना पा? बेसिक्स पे आज भी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, कोई ओपन माइंड के साथ खेलता नहीं, और जो इस बैरियर को तोड़ देता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। फाइनेंशियली एक बिजनेसमैन की जैसे कि पैसा आता है तो प्लॉट ले लिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा गाड़ी ले ली, घर में ज़्यादा पैसा लगा दिया और फिर बाद में वो बिजनेस के क्रंच में आ जाता है। आप बिजनेस से सैलरी बांधिए। मुकेश अंबानी जी की भी 15 करोड़ रुपए साल की सैलरी। बिजनेस अलग, अपने आप को अलग, अपना इमरजेंसी फंड अलग, बिजनेस का इमरजेंसी फंड अलग। ईएमआई का भी कोई रोल है क्या मिडिल क्लास बने रहने में? सबसे बड़ा ट्रैप है। यंग माइंड्स को क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे कि इस एज में उनको क्या करना चाहिए, 20-30 वालों को जो अभी जॉब स्टार्ट की है? देखिए, फोमो से दूर रहना है सबसे पहले, फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहना है। आप कुछ मिस आउट नहीं करते, आप डेवलप कीजिए। मैं 4 वर्ड कहता हूँ, यू बिल्ड दे विल कम। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चित्रेश भाई, थैंक यू। तो संजय सर, मिडिल क्लास भारत देश में किस वर्ग को बोलते हैं? उनकी क्या इनकम ब्रैकेट होनी चाहिए? क्या उनका स्लैब होना चाहिए जो वो मिडिल क्लास में आए? देखिए, आज के दिन तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की भी डेफिनेशन थोड़ी बढ़ गई है। अब वो उतनी ऐसे नहीं रहा कि किसी की 20,000 से कम है, 25,000 से कम है। मुझे लगता है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं, टियर 1 शहर में रह रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी 1 लाख रुपए जॉइंट इनकम से कम कमा रहे हैं, तो आप मिडिल क्लास वर्ग में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप 1 लाख जॉइंट इनकम कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ मिला के, तो आप 30-35,000 तो आपका भाड़ा चला जाता है, एटलीस्ट 35,000 वो चला जाता है, और फिर आपके अदर एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में जो भी आज 10 लाख 12 लाख की रेंज में है या उससे कम में है, वो मिडिल क्लास है। और कोई अगर 30-40 हज़ार के रेंज से कम कमा रहा है तो फिर लोअर मिडिल क्लास मैं कहूँगा कि वो पहुंच चुके हैं, उस श्रेणी में आ गए। तो ये हमारी मिडिल क्लास की मोटा मोटी डेफिनेशन होगी, क्योंकि 1 लाख से ऊपर आज भारत में कमाने वाले टोटल भारत में जो वर्क फोर्स है वो मात्र 8% है। तो 8% लोग इससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं। मतलब पूरे देश में एक लाख से ज्यादा कमाने वाले 8% 8% ही लोग हैं, 8% लगभग 8 करोड़ लोग हैं। देखिए, 8 करोड़ नहीं कहेंगे, वर्कफोर्स का 8% है। अच्छा टोटल का 8% नहीं है, टोटल का 8% हो जाए तो मजा आ जाए, अच्छा। बट वर्कफोर्स का 8% जो है वो मतलब यदि 1 लाख पूरे भारत देश में 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, हाँ तो उनका 8% हाँ जो है वो 1 अप्रोक्सीमेटली लाख 1 रुपए लाख से कमा ऊपर रहा कमाता है। है ना? ओके। तो संजय सर, बिजनेसमैन क्या ऐसी गलतियां करता है कि वो बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा और हमेशा मिडिल क्लास बन के रह जा रहा है, जबकि वो अपने पूरे 12-12 15-15 घंटे लोग अपने लगाते हैं बिजनेस में, बिजनेस को डेवलप करने में, फिर भी वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे? तो क्या ऐसी मिस्टेक होती है? देखिए, हम इसको अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो जैसे यूएस है, तो यूएस में ना सिटीजन्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी हमारे एक क्लाइंट है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनका जो बेटा है वो अमेरिकन सिटीजन है, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था। अब बेटा छोटा है, 5-6 साल का है। अब वाइफ ने बोला हस्बैंड नहीं है तो हम इंडिया आ जाते हैं। तो वो इंडिया आई, और आज उनको हर महीने करीबन करीबन $1900 यूएस सरकार की तरफ से मिलता है, ताकि वो अपने बेटे को पढ़ा सके, ध्यान रख सके उसका। और हर महीने कॉल होता है यूएस से, जहां वो पूछते हैं कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा उसका चेक करते हैं। $1900 कब तक मिलेगा? जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा। मतलब इंडिया में रहते हैं या वहीं रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, वहां नहीं रहते हैं। और इंडिया में रहते हैं फिर भी उसको $1900 मिलेगा, क्योंकि वो सिटीजन है अमेरिका का, ओहो, वेरी गुड। नागरिक है वो। तो वो ये नहीं देख सकते कि उनका कोई नागरिक जो है परेशानी में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरे लाइव सामने का एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये मुद्दा डिस्कस किया था। उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी कि भाई ताकि वो 18 साल तक जब तक पहुंचे, क्योंकि इसको $2,00,000 मतलब $1,70,000। अगर 1,70,000 की तो हमें जरूरत ही नहीं है, घर है यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का, मैं उधर ही रह लूंगी, और बच्चे की स्कूल वूल फीस जो भी होगी सब कुछ मिला मिलू के 40-50 हज़ार, तो लाख रुपए बच जाएगा। तो लाख रुपए तो मैं कहीं निवेश कर सकती हूँ। तो आप सोचिए कि वो देश में एक व्यक्ति को डर नहीं है कि मैं गिरा तो मैं सरकार मेरे को कोई ना कहीं बचा ले। हमारे यहाँ आप कितने भी साल टैक्स दे दो, उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम है जिससे आपको बचाया जा सके। एंड वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कंट्री में अभी छोटे लेवल पे परेशानियां बहुत है। तो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है ना, वो ऑन हिज ओन है, उसको उसके लिए कोई रखवाला नहीं है। वो गिरा तो खुद गिरेगा, चढ़ा तो खुद चढ़ेगा। अब चढ़ते वक्त क्या होता है, उसको डर लग रहा होता है, यार इससे ऊपर मैं क्या चला जाऊंगा, अरे मेरी दुकान ठीक चल रही है, अच्छा मैं इतना कमा रहा हूं, इससे ज्यादा थोड़ी कमा पाऊंगा मैं। उसके माइंड में बैरियर्स होते हैं, पुराने पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो पैटर्न डाले होते हैं, क्योंकि वो बड़ी अभाव की स्थिति में आए थे। आप देखेंगे 1947 में कुछ लोग जो पैदा हुए थे या उस टाइम पार्टीशन में आए थे, आज भी वो जिंदा है।
तो उनके माइंड में अभी भी इंडिया वो कि सिक्योर करो, मेरी जमीन छिन जाएगी, मेरा गहना छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अभी तक फियर उनके पास है। फिर अगली जनरेशन हमारे पेरेंट्स की आई जो 1950s से लेके 60s तक बॉर्न हुए, तो उन्होंने भी अभाव देखा। हम लोग पैदा हुए, मैं 1984 में हुआ, तब भी इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, लेट 90s के बाद थोड़ा सा हमने देखा जब मूवमेंट हो, तो हम 15 साल 16 साल तब निकल चुके थे। तो हमारे अभी भी सब लोग क्या बोलेंगे, जितनी चादर उतना पैर पसारो, बड़ा मत सोचो, पहले इतना कर लो, इतना संभाल लो। तो बेसिक्स पे आज भी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, कोई ओपन माइंड के साथ खेलता नहीं, और जो इस बैरियर को तोड़ देता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। तो बिजनेसमैन जो है ना, अपने बैरियर को नहीं तोड़ पाता कि मैं इससे ज्यादा कमा पाऊंगा, और ये उसके पुरानी कंडीशनिंग, पुराने पैटर्न्स का नतीजा है। और वो उसको डर है कि भाई मैं नीचे गिरूंगा तो मेरे को संभालने वाला इस टाइम पे कोई नहीं। तो वो क्या सोचता है, जो कमा रहा हूं उसको बचाऊं, सिर्फ बचाऊं, सिर्फ छोटा सा कुछ ले लूं, कुछ बचा लूं, बस इसी मेंटालिटी में चलता रहेगा। वो उसको री इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, चलो मैं दूसरी दुकान खोलने की सोचता हूँ, तीसरी दुकान खोलने की सोचता हूँ, नहीं, क्या सोचूंगा जी, चलो एक काम करता हूँ, कुछ बचा लेता हूँ, कुछ छोटा सा प्लॉट ले लेता हूँ। अब वो डेड एसेट हो गया, ले तो लिया आपने, बट डेड एसेट हो गया, वो रोटेट नहीं कर रहा। देखिए, पैसा जब तक घूमेगा नहीं तब तक पैसा बनेगा नहीं। ठीक है, पैसा घूमता है तो पैसा बनता है। तो हमारे मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है वो हमारे को पैसा घुमाने को अलाउ नहीं करती। हम फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी आंखों के सामने हैं उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि जो एसेट्स मार्केट में रोटेट कर रहे हैं और ग्रोथ दे सकते हैं उन पे। तो ये मेरे को लगता है मिडिल क्लास की सबसे बड़े चैलेंज है। तो संजय सर, फाइनेंशियली एक बिजनेसमैन की जैसे मिस्टेक्स, एक तो आपने बता दी कि वो पैसा बना के सेविंग में लगा देता है, उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, एक तो ये मिस्टेक हो गई। दूसरा, बहुत सारी जगह मैं ये भी देखता हूँ कि पैसा आता है तो प्लॉट ले लिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा गाड़ी ले ली, घर में ज़्यादा पैसा लगा दिया, और फिर बाद में वो बिजनेस के क्रंच में आ जाता है। तो थोड़ा इस पहलू को भी थोड़ा सा आप समझाएंगे? देखिए, बिजनेसमैन अपने आप को और अपने बिजनेस को अलग नहीं करता। उसको लगता है मैं ही बिजनेस हूँ और मेरे से ही बिजनेस है, सब कुछ मैं हूँ। अब इसमें गलती क्या होती है, और ये मैं हमारे सारे जो लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं या फिर कोई भी बिजनेस में आता है, उसको यही पहली चीज बोलते हैं, यू आर डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स। आप बिजनेस से सैलरी बांधिए। मुकेश अंबानी जी की भी 15 करोड़ रुपए साल की सैलरी है, जिससे वो अपने पर्सनल खर्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 करोड़ उनको दिया जा रहा है। अब आप बोलोगे हैं ये क्या है 15 करोड़, कोई भी बड़ी, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उनका स्तर उतना बड़ा है। वो डिविडेंड्स इशू करते हैं, डिविडेंड्स में 50% तो वही मालिक है कंपनी के। तो अगर उन्होंने 10,000 करोड़ का डिविडेंड इशू किया तो 5,000 करोड़ तो उन्हीं के घर जाने वाला है। पर क्योंकि वो दैट इज बिकॉज ही ओन्स शेयर्स, बट बिकॉज ही इज वर्किंग एवरी डे, वो सुबह जाते हैं, काम करते हैं, उसका बाद का वो 15 करोड़ रुपए साल का लेते हैं। ठीक है जी, तो आप अगर एक बिजनेस चलाते हो जिसकी इनकम महीने की 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो आप अपने आप के लिए 50,000 रुपए की तनख्वाह बांध लो, 1 लाख रुपए की तनख्वाह बांध लो। अब इससे आपको क्लियर हो गया, ये मेरी 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह आनी ही आनी है, मुझे चाहिए ये तनख्वाह। ठीक है जी, और साल भर के अंत में आप देख लो कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट बचता है, उसमें से अगर आपको लगता है तो अपने आप को कुछ इंसेंटिव दे दो कि भाई चलो ठीक है, मैंने ज्यादा अच्छा बिजनेस किया है तो मैं एक इंसेंटिव अपने आप को देना चाहूंगा क्योंकि मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, गल्ले में अगर आपने इस तरीके से आपने सेटअप नहीं किया हुआ है, गल्ले का पैसा आया, आप सोचते हो मेरा ही पैसा है, आप भूल जाते हो सप्लायर को पैसा देना बाकी है, आप भूल जाते हो कि अंत में इंटरेस्ट देना बाकी है, आप भूल जाते हो कि महीने के एंड में आपको सबको सैलरीज देनी है, एडवांस टैक्स पे करना है, टीडीएस पे करना है, जीएसटी पैसे पे करना है। कितने बिजनेसेस को हम देखते हैं जीएसटी का पेमेंट आता है 20 तारीख का, पैसा ही नहीं होता। टीडीएस का पेमेंट आता है 7 तारीख का, पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास पैसा? सरकार का पैसा कैसे हजम कर गए तुम पे? तो हम उनको समझाते हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट्स रखो, उसको सिस्टम क्रिएट करो ताकि आप इस ट्रैप पे मत फंसो कि भाई सरकार नहीं, तो अचानक से 19 तारीख को अकाउंट में बोलता है हाँ बाबूजी वो 5 लाख का जीएसटी देना है, पर सर अकाउंट में पैसा नहीं है। फिर आप तिगड़म लगाते हो, किसी को फोन करते हो, महंगा पैसा लेते हो। तो ये नहीं करो ना, इससे अच्छा एक सिस्टम क्रिएट करो अपने लिए, अपने आप को सैलरी दो, अलग बैंक अकाउंट्स क्रिएट करो, बैंक अकाउंट्स में जीएसटी अपना अलग पैसा रखो, टीडीएस का पैसा अलग रखो। तो मुद्दा बहुत सिंपल है कि बिजनेस और व्यक्ति को अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये गलती जब तक वो करेगा उसको ऐसा लगेगा जो पैसा आया वो मेरा है, जबकि वो उसका नहीं है, व्यापार का पैसा है, और व्यापार के पैसे में से वो अपने आप को तनख्वाह दे सकता है, वट एवर द बिजनेस कैन अफोर्ड, वो उसके मेहनताना है। और कल को बिजनेस जब बहुत बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगी, तो आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आपको उसका भी बेनिफिट होगा। आज आपका 5 लाख का प्रॉफिट है, हो सकता है 2-3 साल बाद आपका प्रॉफिट 15 लाख का हो जाए, 20 लाख का हो जाए, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। यू विल बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट। हाँ, आपका ये तो बिजनेस, हाँ बिजनेस तो आपका ही है एंड ऑफ द डे, बट इसको फिर भी बिजनेस अलग, अपने आप को अलग, अपना इमरजेंसी फंड अलग, बिजनेस का इमरजेंसी फंड अलग, अपना इन्वेस्टमेंट्स अलग, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट्स अलग। तो लोग ऑल इन हो जाते हैं या ऑल आउट हो जाते हैं, या तो सारा पैसा नहीं मैं तो बिजनेस ही बिजनेस पे डालता रहूंगा,
ठीक है, एक बार कुछ बिजनेस में परेशानी आए तो पर्सनली अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं किया प्रोटेक्ट आपने। नहीं कर पाते। और या फिर ऑल आउट हो जाते हैं, यार आज ही पैसा निकाल लेते हैं, कल का भरोसा नहीं है, तो बिजनेस मर जाता है बेचारा। तो ना अपने आप को मारो ना बिजनेस को मारो, बीच का रास्ता निकालो, अपने आप को सैलरी दो और बिजनेस को प्रोटेक्ट करो। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे लोग, ये जो आपने गलती बोली मैं उससे बिल्कुल रेजोनेट कर रहा हूँ कि उनका जब डेली गले में पैसा आता है तो मान लीजिए उन्होंने किस्त में कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो उनकी हैसियत की नहीं नहीं थी। मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदा तो उसको बोला कि मैं हर महीने इसमें से 1 लाख दे दूंगा। अब वो 1-1 लाख बिजनेस से देना शुरू कर दिया और जब बिजनेस के लिए ही पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फिर उधार में पैसा लिया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। है ना। और वो उधार वाला जो पैसा आता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा आता है, हाँ, क्योंकि वो हाथ उधार वाला होता है, उसकी कोई सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं होती, तो होता है, ज़्यादा राइट। महंगा मिलता है। राइट। फिर यही ट्रैप में वो जो फंस जाता है ना, तो एंड ऑफ द डे वो प्लॉट जो खरीदा होगा उसकी जो अप्रिसिएशन हुई है उसका जो ब्याज हुआ लगभग समान ही होता है, खाली एक्सरसाइज होती है, कोई पैसा बनता नहीं है। बनता ही नहीं है। मैं इसका आपको एक लाइव केस स्टडी देता हूँ। एक कंपनी थी सुभिक्षा, ठीक है, सुभिक्षा करके एक रिटेल चेन थी, अपने टाइम की नंबर 1 थी। डीमार्ट, छोटा डीमार्ट। हाँ, 2006-8 की बात कर रहा हूँ मैं। IIM अहमदाबाद का, उसका फाउंडर IIM अहमदाबाद का पढ़ा हुआ था, कोई हल्का आदमी तो था नहीं। उसने क्या मिस्टेक करी कि जो सप्लायर का पैसा होता है, कि समझो आपने किसी से केचअप लिया, आप रिटेल स्टोर पे हो तो केचअप लिया, केचअप वाले ने बोला ठीक है मैं केचअप रख के जा रहा हूँ, 3 महीने बाद पैसा दे देना। तो आपने 100 रुपए की केचअप ली, 100 रुपए की केचअप यहाँ रख दी और 120 में उसको बेच दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट रख लिया। अब आपको 100 रुपए इसको देने थे, तो आपने बोला यार इसको तो 3 महीने बाद देना है, तो एक काम करते हैं हम जमीन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि तेजी का टाइम चल रहा है, एक्सपेंशन हो जाएगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, आज घर के पैसे पड़े इसको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो आपने जी जमीन उठा ली, उठाते गए उठाते गए उठाते गए। अब मैं तो 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, नंबर बहुत बड़ा था। अचानक से 2008 का क्राइसिस आ गया। 2008 का क्राइसिस आया, जमीन जो खरीदी थी वो गिर गई, कोई भी भाव में बोलो बिकती नहीं है। आपने 100 में खरीदी, आप बोलो मेरे को 50 में बेचनी है, बायर ही नहीं है। 40 में बोलो, बायर ही नहीं है, कोई प्राइस ही नहीं है उस एसेट का। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी कंपनी 3000 करोड़ की है, 2000 करोड़ की है, बायर लाओ पहले। ट्रांजैक्शन है तो वैल्यू है, ट्रांजैक्शन नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं। आज रिलायंस 20 लाख करोड़ की है क्योंकि उसमें हर रोज शेयर जो है खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, तो उसकी वैल्यू दिखती है कि भाई इतने बायर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, तो भाई एक कंपनी की एक वैल्यू बनी हुई है। तो आपने जी बोल दिया कि क्या कहते हैं, ये पैसे ले लिए हमने, ज़मीन ले ली, अब हमारे को ज़मीन बेचनी है ताकि मैं अपने सप्लायर के पैसे वापस कर सकूं, क्योंकि अब आप मार्केट फंस चुकी है, डिमांड गिर चुकी है। तो भाई अब आपके पास पैसे ही नहीं है, ज़मीन बिक्री नहीं है। तो आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लिया। इसको हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एसेट लायबिलिटी मिसमैच। हाँ, कि एसेट की उम्र थी 10 साल, कि 10 साल वाला एसेट था ना, लंबा एसेट था, लंबा एसेट, और लायबिलिटी की उम्र थी 3 महीना। तो आपने 3 महीना वाला पैसा उठाया और 10 साल वाले एसेट में डाल दिया। आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है भाई? और यही गलती आप मेंशन कर रहे हो कि व्यक्ति ने बिजनेस, चलते बिजनेस का प्रॉफिट ना निकाल के, प्रॉफिट नहीं, उसके रेवेन्यू से एक किश्त बांध ली, और अब वो किश्त पे नहीं कर रहा, बिजनेस मर रहा है, वो अपने सप्लायर को पे नहीं कर पा रहा, टैक्सेस टाइम पे नहीं कर पा रहा, और मारे जा रहे हैं। हम तो रोज ऐसे पीड़ितों से देखते हैं। आपको क्यों करना है? आप अपने प्लॉट खरीदना है तो आप उससे खरीदो ना जो आपकी तनख्वाह है, ठीक बात है, उससे खरीद लो, आपकी सेविंग से खरीद लो जो आप हाँ, हर महीने विड्रॉल या कर रहे फिर अच्छा आप सोचिए चित्रेश भाई कि लोग अपनी P&L नहीं बनाते, लोग अपना कैश फ्लो नहीं बनाते, लोग ये चीज नहीं रखते कि अगले 3 महीने में मेरा क्या खर्चा होने वाला है, क्या मेरा रेवेन्यू आने वाला है, कुछ पता नहीं है। आप सोचो कि वो गाड़ी चला रहे हैं हेडलाइट बंद करके, डार्क अंधेरे में, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, अब एक्सीडेंट निश्चित है, किसी भी टाइम लग सकता है। तो ये चीजें जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का पैसा अलग है, आपका पैसा अलग है। तो संजय सर, आप इतने सारे लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, बिजनेसमैन को भी, एम्प्लॉयज़ को भी, जॉब में हैं उनको भी कंसल्टेशन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी कंसल्टेशन देते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी 3 टॉप मिस्टेक्स हैं जिसके कारण मिडिल क्लास है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मनी मैनेजमेंट नहीं सीखता है, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता उनको, बिल्कुल नहीं आता मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बाद उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। वो क्या सोचते हैं, सारा पैसा अवेलेबल है रिस्क के लिए, इसको हम कहते हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा या मैं पूरा ही पैसा रिस्क पे डाल दूंगा। वो ये नहीं सोचते कि मेरी कंपनी का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेरा पर्सनल इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे इंश्योरेंसेज होनी चाहिए, कंपनी में की मैन इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये सब प्रोटेक्शन वो सोचता ही नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट नहीं आता, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। तीसरा, उसके माइंड में एक बैरियर है कि मैं बिजनेस को जहां तक लाया उससे अब आगे वो बढ़ नहीं सकता। वो नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढता है क्योंकि उसका सराउंडिंग ऐसा है। देखिए, जब आप एक एरिया से निकलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जबलपुर से आए, जबलपुर में बहुत सारे घर होंगे आपके आसपास जो बचपन से आपको जानते हैं, आपने ग्रोथ करी, वो नहीं कर पाए, कुछ कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, अधिकांश लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि यही भारत का स्टैटिस्टिक्स बोलता है, ठीक है।
तो आपके इर्द गिर्द अधिकांश लोग नहीं कर पाए, तो जब आप आज उनसे मिलते हो, आपका एक स्टेचर देखते हैं, मतलब चित्रेश भाई देखो यहाँ तक पहुंच गए, अब इसको प्रिजर्व कर लेना, ठीक है, आगे का पता नहीं, समय खराब है, यही शब्द होते हैं। यही होते हैं, क्योंकि 100% उनको पता ही नहीं है कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। एनवीडिया 1999 में एनवीडिया 1999 में $100 बिलियन की भी कंपनी नहीं थी, ठीक है, 100 बिलियन की भी नहीं थी, और आज वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 बिलियन की है, ठीक है। 500x अगर किसी व्यक्ति ने उसमें हर साल $1000 डाला होता, हर साल $1000, महीने का नहीं कह रहा हूं, तो 27 साल में उसने $27,000 डाला होता, और आज उसकी वैल्यू $2 करोड़ 20 लाख होती। तो आपको नहीं पता होता आप कितना आगे जा सकते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग है ना, और आपको एज अ बिजनेसमैन आपको पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट्स देखने हैं। एक व्यक्ति मिले, हमारी टीम के पास फोन आया कि मैं संजय सर से बात करनी है। क्या करते हो जी? हवाई चप्पल बनाते हैं, याद है वो रिलैक्स हवाई चप्पल? हाँ, वाइट और ब्लू स्ट्रैप वाली, ठीक है। कहाँ पे हो जी? कलकत्ता बेस्ड है, ओके। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो? कलकत्ता और उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और कहीं नहीं है, 2 ही जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने की चप्पल है? 200 रुपये का MRP है, 150 रुपीज़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, 50 रुपये बना लेता है, बाकी पूरी चेन में 50 रुपये बन जाता है, ठीक है, ओके। कितने पेयर बेचते हो महीने के? 2 लाख पेयर बेचता हूँ महीने के 2 लाख पेयर। हमने कैलकुलेट किया 3 करोड़ रुपए महीना। हवाई चप्पल, बंगाल और उड़ीसा, 2 जगह, उसमें पूरा बंगाल पूरा उड़ीसा नहीं, कुछ पॉकेट्स में, करीबन 38 करोड़ के आसपास का, 36 मतलब 38 के आसपास का टर्नओवर था पिछले साल का। 38 crores from 2 small regions which are not very rich with a 200 rupee product, 38 करोड़ का रेवेन्यू है। फिर मैंने उनको कंपेटिटर्स पूछे, तो उन्होंने रिलैक्सो का नाम लिया, फिर और भी 1-2 लोकल का नाम लिया कि ये है, मतलब उनका कितना, बोला उनका 450 से 500 करोड़ है। जब आप सोचो 450 करने वाले, 500 करने वाले, 38 करने वाले, इसके जैसे और भी कोई नीचे होंगे, तो इतना वाइट स्पेस है साला चप्पल बेचने में। 2 लाख पेयर एक बंदा कर रहा है, जिसका रेवेन्यू 38 करोड़ है, जो 450 करोड़ कर रहा है, तो उसका तो 10 टाइम है ना, एग्जैक्ट 10 टाइम हो गया। 2 मिलियन पेयर हो गए महीने के, 20 लाख पेयर हो गए, अगर ASP उसका वही है 150-200 के आसपास है। माय पॉइंट इज बहुत जगह है भाई, 140 करोड़ लोगों को चप्पल पहननी है, ठीक बात है। तो अभी भी पहनते रहोगे। तो ये मत सोचो कि मेरे स्पेस में ग्लास सीलिंग आ गई है, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। एक्सपेंशन की टेक्निक सीखो, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करो, फ्रेंचाइजी ओरिएंटेड एक्सपेंशन सीखो। तो सीखने में क्या जाता है? सीखता नहीं है मिडिल क्लास, इसलिए मिडिल क्लास हो जाता है। वो सोचता है यार कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊंगा मेरे 1 लाख रुपए खोटे हो जाएंगे, और जो लर्निंग वाला होता है वो बोलता है कि यार 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे को 1 लर्निंग आएगी, उससे मेरे 1 करोड़ बनाऊंगा मैं। हम बिजनेस ट्रेनिंग ले, हम कुछ लोग देखते हैं बैठे होते हैं, कोई हमने ऐसी बात कर दी कि जो उसको पल्ले लग गई, अपनी टीम को इमीडिएटली वॉइस नोट छोड़ देता है, कल से करना है। कुछ लोग मेरे काम का नहीं है, ये तो इसकी इंडस्ट्री के लिए है, मेरी इंडस्ट्री में लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं। सो आप लर्निंग को किस तरीके से लेते हो, अपने आप को कैसे ढालते हो? भाई मुकेश अंबानी जी आज भी हर रोज 1 घंटा पढ़ते हैं। आप उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो सकते यार, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो वो मुकेश अंबानी जी से ज्यादा बिजी हो, ये तो मैं नहीं मान सकता, ठीक है। और उनके बिहेस्ट पे दुनिया के बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट कंसल्टेंट्स है, और जब वो उनके साथ बैठते हैं ना, फिर भी उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद इतने रेड होते हैं। तो ये मत सोचो कि किसी दिन कोई आएगा और मुझे सब सिखा के जाएगा। आपको सीखना है, और जो सिखाने आएगा उसको इतना क्वेश्चन करना है कि वो बोले यार मेरा बाप है ये, मैं नहीं जीत सकता इस आदमी से। तो संजय सर, EMI का भी कोई रोल है क्या मिडिल क्लास बने रहने में? EMI भी तोड़ता है क्या? सबसे बड़ा ट्रैप है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, आप किसी को सजा हो जाए, सजा क्या होती है? व्हाट इज सजा? अगर किसी को बोला तुम्हें जेल है 24 महीने की, क्या है वो? एक जगह बंद रहना और पीड़ित होना, कुछ और नहीं कर पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, कुछ सोच ना पाना, कुछ ना सोच पाना। EMI लेते तो क्या होता है? यही होता है सर, बस तो खत्म। EMI ले तो यही होता है, आप कुछ सोच नहीं पाते, हर महीने के चेक में से वो
मैंने जिंदगी में एक बार ईएमआई ली थी, जब मैंने घर बनाया था, फिर वो बेच दिया था, बनते बेच दिया था बॉम्बे में 2010 से 14 में। मेरी ईएमआई मेरी सैलरी का 20% थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, 20% कोई बहुत छोटा नंबर है, पर वो जब 51,000 रुपए अकाउंट से हर महीने निकल रहा था, इतना बुरा लगता था यार कि मेरे को इतने 240 महीने के लिए देना है ये। तो हमने घर ही बेच दिया, और अच्छा बेचा, स्टेज प्राइस पे बेचा, और 10 साल तक भाव ही नहीं बढ़े फिर उसके। वो हमारा नसीब था, चलो। बट मैं उस दिन रियलाइज किया, मैंने ये तो भाई ये तो जेल है। तुम्हें एक जगह पे बांध देती है, तुम्हें सोचने का मौका नहीं देती, तुम्हें रिस्क लेने का, तुम्हारे लाइफ से रिस्क ही निकाल दिया। लुक एट योर लाइफ, यू स्टार्ट वर्किंग एट लेट्स से 22, 25, 60, 65 आपका जनरल एज होती है, पर आजकल करियर्स आर गेटिंग ओवर बिटवीन 45 to 50। 25 साल की आपने ईएमआई बांध ली, यानी कि पूरे करियर की ईएमआई बांध ली यार आपने। बहुत रिस्की हो जाता है भाई। आपने 2 साल की ईएमआई बांधी, मैं कहता हूं स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पे 24 घंटे रहती है, ईएमआई 24 महीने रहती है उसी स्टोरी के लिए। आपने आईफोन खरीदा, वो स्टोरी पे डाल दिया, 24 घंटे में स्टोरी तो चली जाएगी, ईएमआई 24 महीने देनी पड़ेगी। तो 24 घंटे की स्टोरी के लिए 24 महीने के बंधक बन गए आप अपने जीवन में ईएमआई को जितना लेट इंट्रोड्यूस करोगे, नहीं इंट्रोड्यूस करोगे तो बहुत ही अच्छी बहुत बात है, अच्छा, पर अगर जितना लेट इंट्रोड्यूस करोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे। हमारा समाज हमारे को सिखाता है कि जितना जल्दी इंट्रोड्यूस कर सको ईएमआई, और उसको सेलिब्रेट भी करता है। सर आपने घर ले लिया, बधाई हो। क्या बधाई, 23 साल के लड़के ने घर लिया। अरे भाई उसकी 60% इनकम गई ईएमआई में, 20% बचा हुआ, 10-15% इनकम चली गई मेंटेनेंस, मेड और घर की रिपेयर और इंटीरियर्स का वो लोन ले लिया, वो सब में वो देख रहा है मेरा 1 लाख आ रहा है, हाथ में 20,000 रुपये बच रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आपने तो मुबारकबाद दे दी उसको। तो आवर सोसाइटी सेलिब्रेट्स लायबिलिटीज। संजय सर, एक तो ईएमआई ट्रैप है, दूसरा मुझे लगता है जब से क्रेडिट कार्ड या यूपीआई डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है भारत में, तब से लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं या कंट्रोल से बाहर हो गए हैं या पता ही नहीं चलता उनको। इससे भी क्या मिडिल क्लास बना है? देखिए नियमित कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कल हम लोग कुछ यार दोस्त आप ही के यहाँ बैठे थे, तो किसी ने बोला चलो ताश खेलते हैं जी, ठीक है, तो कितने की बेट्स लगाएंगे? पहले तो स्टार्ट हुआ हम 5,000 से करेंगे, बोला चब्बे 1,000 रुपये से करेंगे, ठीक है जी 1,000 रुपये से करेंगे। अब सबने बोला कि 1,000 करेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। सर उस टेबल से एक ही आदमी 1,000 रुपये का लॉस लेके उठा है, और वो मैं हूँ, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था कि भाई ये 1,000 रुपये मस्ती के हैं, चलो आज रात के। किसी का 5,000 गया, किसी का 8,000 गया, किसी का 10,000 गया, किसी को 10,000 बना, ठीक है, हर हुआ, बट कुछ लोग के 5-5, 3-3 हज़ार, 2,000 बने गए। अब मैं वहीं वो बिहेवियर को एनालाइज कर रहा था कि इन सब ने कहा था कि जैसे 1,000 रुपये खत्म होंगे हमारे, हम इसके बाद बंद कर देंगे, और वो नहीं रुक पाए, बिल्कुल नहीं रुक पाए। तो आपने मजे को खर्चे में कन्वर्ट कर दिया। खर्चा भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पागलपन में कन्वर्ट, पागलपन हो गया। नहीं तो हम बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, लोग खेले जा रहे हैं, मेरे गेम्स के बाद 10 गेम और हो गई, 15 गेम और हो गई। संजय सर नहीं आना, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे थे पर इस काम के लिए 1,000 ही रुपए थे। तो जब तक आप लिमिट नहीं बांध देते, अब आपसे नहीं बंध रही लिमिट, यूपीआई तो ऐसा हो गया कहीं भी कर दो स्कैन, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे लिमिट नहीं बंध रही ना, तो फोर्स्ड लिमिट डाल दो, यानी वो बैंक अकाउंट से यूपीआई को कनेक्ट कर दो जिसमें पैसा ही ना है, जिसमें पैसे ही उतने हो जितने आप महीने डाल में खर्च सकते करना चाहते हो। बस। तो आपकी सैलरी आई 50,000 रुपए, आपने उस अकाउंट में डाल दिया 10,000 रुपए। अब आपको पता है 10,000 से ऊपर अपन खर्च ही नहीं कर सकते। जब आपका यूपीआई 50,000 वाले अकाउंट से लिंक्ड होगा तो परेशानी है। अच्छा आप बोलो संजय सर आप भी ऐसे करते हो? मैं शायद ऐसा नहीं करता। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरा कंट्रोल है। तो आपको जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत भी नहीं है, और मेरा कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। नहीं, क्योंकि आपका कंट्रोल, इसलिए आपको जरूरत नहीं है। और इसलिए जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया वो हमारे ना कहता है घी में घी डलता है, ठीक है। अमीर को सस्ता लोन मिलता है, गरीब को महंगा लोन मिलता है। लॉजिकली तो उल्टा होना चाहिए ना। सही बात है, जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको कम सस्ता मिलना, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब तक समाज कहता है, सिस्टम कहता है, कैपिटलिज्म कहता है, जब तक आप अपने आप को बेटर नहीं करोगे, आपको बेटर डील नहीं मिलेगी। आप अपने आप को बेटर, बढ़िया लाइन रही पूरे अब तक के कन्वर्सेशन पॉडकास्ट की, कि आपको अपने आप को बढ़िया करना है। तब आप घी बनो, हम घी डालते हैं। आज अंबानी जी के दरवाजे पे सारे चेयरमैन खड़े हैं बैंक के लोन देने को, जबकि उनकी बुक्स पे 2 लाख करोड़ का लोन है। आपके पास 2 लाख रुपए का लोन नहीं है, आप फोन करो लोन के लिए, सामने वाला मुंह पे पटक के मारता है। मेरा कोई ईएमआई नहीं चल रहा है,
तो एक दिन ऐसे ही किसी ने बोला क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ कुछ काम आता है। मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने गया तो बोलता है आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पास कोई ईएमआई नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई लोन नहीं है, तुमने कोई पहले क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, तुम्हारा सिविल स्कोर ही नहीं है। तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अच्छे से टाइम से भरो, आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि कभी लोन की जरूरत पड़ जाए और उस दिन आपका क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन ना हो, वो बड़ी परेशानी है। तो वो भी एक होनी चाहिए बात। बट मेरा पॉइंट ये है कि क्रेडिट कार्ड को भी ऐसे स्पेंड करो जैसे वो डेबिट कार्ड है। मतलब उतना ही खर्चा करो जो आपके अकाउंट में पैसा, सीमा से बाहर मत जाओ। देखिए लाइफ में कोई ऐसा मौका कभी आ सकता है कि आप इमरजेंसी में फंस गए और आपको ओवर स्पेंड करना पड़ा, वो समझ आता है। पर हर बार की हैबिट बना देना, वो तो फिर मतलब दैट्स अ मिस्टेक, ग्रेव मिस्टेक। संजय सर, आपके और मेरे जब पेरेंट्स यंग थे, आज भी यंग हैं, पर जब उन्होंने कमाना शुरू किया था तो मैंने मेरी मम्मी के अंदर एक चीज़ देखी थी कि वो हर महीने कुछ छोटा सा पैसा, भले 500 रुपये, 500 रुपये मान लो दीदी के नाम से, 500 रुपये मेरे नाम से पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं कहीं वो जमा करती थी। पर आज जो यंग माइंड्स आ रहे हैं, आज जो अब से कमाना शुरू कर रहे हैं, मतलब जो आज 20s 30s में है, सर ये सेविंग्स के कोई पैरामीटर को देखते ही नहीं है, ये पैसा जमाना ही नहीं चाहते हैं, ये उधार ले लेके खर्च करते रहते हैं, अगले महीने की भी सैलरी खर्च कर देते हैं। तो ये यंग माइंड्स को क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे कि इस एज में उनको क्या करना चाहिए, 20s 30s वालों को जो अभी जॉब स्टार्ट किए हैं? देखिए फोमो से दूर रहना है सबसे पहले, फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहना। आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। पहले क्या होता था, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते थे और उनसे ईर्ष्या करते थे। हमारे बगल वाले की गाड़ी हमसे बड़ी है, उसका घर हमसे बड़ा है, तो ठीक है एक आधा आदमी दिखता था तो मम्मी चुप करा देती थी, तो चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा। आज इंस्टाग्राम पे जाते हो तो आपको अंबानीज का भी लाइफस्टाइल दिखता है, आपको एक नॉर्मल बंदे का लगता है, किसी इन्फ्लुएंसर का दिखता है, कोई लंबोर्गिनी चला रहा है, कोई दुबई में घूम रहा है, कोई पैसे उड़ा रहा है, कोई रात को पार्टियां कर रहा है, और आपको लगता है यार मेरी लाइफ क्यों नहीं है ये। भाई वो कंटेंट बना के पैसा कमा रहा है, वो उसकी एक्टिव इनकम है। हो सकता है वो किराए पे लेके आके बताया था, दिखा एक बहुत के। बड़े इन्फ्लुएंसर के फादर ने बोला था कि मेरे बच्चे की सारी चीजें तो किराए पे। तो एंड ऑफ द डे वो पीछे, अभी एक बहुत बड़ा स्कैम ओपन हुआ, बहुत सारे ट्रेडर्स दुबई में एक लैम्बोर्गिनी दिखाते थे, पता चला कि वो सेम ही लैम्बोर्गिनी सारे दिखा रहे। देखिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, जो व्यक्ति आपको लाइफस्टाइल दिखा के कुछ बेचता है वो गलत बेच रहा है। जो व्यक्ति आपको रिस्क बताता है, रिटर्न्स बताता है, सेफ्टी नेट्स बताता है, आपको उसके डूज एंड डोंट्स बताता है, और फिर वो कोई आपको बात बोलता है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। सिर्फ ये दिखा देना कि भाई मैंने ये ट्रेडिंग करके या ये बटन दबा के एक लैम्बोर्गिनी ले ली, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो फिर या तो आपको कोई अपने वीआईपी ग्रुप में जोड़ रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, इसलिए कोर्स खरीदना, ग्रुप में जुड़ना, कम्युनिटीज में जुड़ना गलत नहीं है। गलत कोर्स और गलत कम्युनिटी में जुड़ना गलत है। गलत चीज को इन्फ्लुएंस होकर करना कोर्स खरीदना गलत है। गलत है। तो यानी कि आप जिस दिन वो कोर्स चालू होगा उस दिन आपका एक ही मंशा होगी कि मेरे को लैम्बोर्गिनी कब मिलेगी। तो आपको वो फोकस नहीं रखना, आप डेवलप कीजिए। मैं 4 वर्ड कहता हूं, यू बिल्ड दे विल कम। यू बिल्ड दे विल कम। तुम बिल्ड करते रहो, दुनिया अपने आप आपके पास खिंची हुई आएगी, खिंची हुई आएगी अपने आप। अपॉर्चुनिटीज तुम बिल्ड करो, तुम अपने आप को बेटर करो। व्हाट इज दैट वन थिंग यू हैव डन टुडे टू मेक योरसेल्फ बेटर? लिख के बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। क्या अपने आप को बेटर करने के लिए कर क्या रहे हो आप? कोई कोर्स कर रहे हो तो वो कोर्स क्यों कर रहे हो? क्या गोल है? पैसा बनाना गोल है तो वो कोर्स फलेगा ही नहीं। लर्निंग गोल है, लाइफ में इंप्रूवमेंट गोल है, तो डेफिनेटली फलेगा। आउटकम पैसा आएगा, आउटकम पैसा डेफिनेटली आएगा। संजय सर, जब आप जॉब करते थे तब से मैं आपको जानता हूं, जब आप जॉब में थे, आज आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो जॉब करने के समय में भी आप बड़े डिसिप्लिन्ड खर्चे वाले आदमी थे, और आज भी, मतलब तब आपकी एक लिमिटेड इनकम थी, तब भी आपके खर्चे या आपकी जो अभी आपने बोला कंट्रोल वाली बात, तब भी वो वैसी थी, और इतने साल बाद भी मैं देखता हूं कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, आज भी आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। ये डिसिप्लिन कहाँ से आया आपके अंदर जो बाकी मिडिल क्लास वालों में नहीं आ पा रहा है? देखिए हर व्यक्ति के लाइफ में ना अलग अलग सेक्टर्स में वो डिसिप्लिन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, हम कहते हैं ऋतिक रोशन इतने अच्छे दिखते हैं फिर भी जिम जाते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वो जिम जाते हैं इसलिए इतने अच्छे दिखते हैं, या फिर मतलब वो वर्कआउट करते हैं, खान पोषण का ध्यान रखते हैं, इसलिए आज वो 50+ की उम्र में भी इतने अच्छे दिखते हैं। जो आदमी को श्रेष्ठ बनना है ना, उसको तपस्या करनी पड़ती है। श्रेष्ठ बिना तपस्या के कोई बना ही नहीं है, बन ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको सिल्वर स्पून मिला हुआ है वो अलग चीज है, पर उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको तपस्या करनी पड़ती है। तो अगर मैं आज यहाँ हूं क्योंकि मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन था और रहा हूं।
नहीं तो फाइनेंस में तो बहुत मजेदार चीज है, एक गलती करो 10 साल पीछे चले जाओ, और जैसे आपके पास पैसा बढ़ता है गलती करने के चांसेस बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती हैं गलती मिस्टेक्स करने की। उस टाइम पे अपना हाथ रोकना, खींचना, हमने गलतियां बहुत की हैं, ऐसा नहीं है, पर लकीली हमने जो गलतियां करी वो हमारे टोटल कैपिटल का 10% थी। मतलब वहां पे भी आपने एक रिस्क बार रिस्क का बार लगाया हुआ है, और आज भी वो बार एग्जिस्ट करता है। हमारी इनकम बढ़ गई तो वो बार बढ़ गया, हमारी इनकम बढ़ गई, एसेट बढ़ गया तो वो बार थोड़ा सा बढ़ गया। अगर हमारी एसेट पहले 5 करोड़ थे और वो 10% है तो 50 लाख है, अगर आज वो 8 करोड़ होके 10% है तो 80 लाख हो गया, बस यही हुआ है। वो 10% हमने 20% नहीं किया, तभी आप मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में, क्योंकि फिर आपको टाइम मिल जाता। देखिए, गलती कम करना अपने आप में ही जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रूट है। लोगों को लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, नहीं, मिस्टेक्स कम करो, क्योंकि फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको पीछे खींचते हैं। वो सांप सीढ़ी का गेम है। कैसे क्या होता है, जैसे कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, फिर अचानक से 5 दिन शादी हो गई, कोई के चले गए, तो घर पे आते बोलते हैं अरे यार इतनी जो मेहनत की थी तो सारी जीरो हो गई, फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसिप्लिन छूट गया आपका। वैसे ही फाइनेंस है, आपने इतने टाइम मेहनत करी, सेविंग्स करी, सब किया, एक गलती करी, एक दोस्त ने बोला कि भाई यहाँ पैसे लगाते हैं, कल 21 दिन में डबल। आपने बोला ठीक है, तो जी लगा दिए, 21 दिन में डबल तो हुए नहीं, 21 दिन में जीरो होके आ गए। हाँ, बट अब आपको लगता है 21 दिन में डबल हो सकता है, मेरे पास है ना 100 रुपए है, 2 रुपए डाल देता हूं, तो 2 रुपए गए, 98 रुपए फिर भी बच गए। हम वैसे हैं कि भाई रिस्क जो है हमें पता होता है कि जंगल में सुंदर लड़की कौन है, हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये चुड़ैल तो नहीं है और बहुत छोटे पैसे के साथ टेस्ट करते हैं, इतने छोटे के साथ टेस्ट करते, गया तो गम नहीं, आया तो बढ़िया। तो हमारे देखिए वॉरेन बफेट की बहुत सारे स्टेटमेंट्स है जो लाइफ में आपको उतारने चाहिए। वो हमेशा कहते हैं डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। पानी की गहराइयों को दोनों पैरों से मत नापो, हम भी वही कर रहे हैं। जब लग रहा है पानी की गहराई मापनी है तो हल्का सा अंगूठा डाल देंगे, थोड़ा देख लेंगे, बस उससे हमें पता चल जाता है गहराई कितनी है। ज्यादा गहरा है तो दूर रहेंगे, ठीक ठाक गहरा है तो कूद जाएंगे। संजय सर, एक दिन आपके साथ कुछ चर्चा कर रहा था घर पे शायद आपके, तो आपने बोला था मुझे कोई महंगी चीज़ भी खरीदनी होती है तो मैं उसका टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं। मैंने महीने का एक कोटा बनाया हुआ है कि इतने पैसे ही मुझे मेरी पर्सनल एस्पिरेशन या पर्सनल ख्वाहिशों में खर्च करना है। वो मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा एक बार वो बताइए। बहुत अच्छी बात थी, वो मिडिल क्लास के जानने के लिए बहुत जरूरी है। इफ आई कैन बाय ट्वाइस आई विल बाय वंस। अगर मैं 2 बार खरीद सकता हूं तो मैं 1 बार खरीदूंगा। और वो 2 बार कैसे खरीदना है? बिना उधार के खरीदना है, आज के पैसे से खरीदना है, और मेरे इन्वेस्टमेंट और गोल के पैसे नहीं होने चाहिए। सोचो, इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट का पैसा भी नहीं होना चाहिए, आपके गोल का पैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और 2 बार आप खरीद सकते हो, और बिना ईएमआई के खरीदना, नगद में। हाँ, 2 बार मैं नगद में खरीद सकता हूँ, अपने पैसे से, अपने पैसे से खरीद सकता तो हूँ। आप 1 बार खरीदेंगे? हाँ, तो मैं 1 बार खरीदूंगा, वो फिर मैं नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदूंगा। बहुत बढ़िया। अभी हमने एक लैपटॉप लिया, 1,60,000 का लैपटॉप था, चाहिए भी था, नेसेसिटी भी थी, पर चलो नेसेसिटी को साइड में रखते हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल कर गया, ठीक है। हमने क्या किया, 24 मंथ ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। हम गए, हमने बोला मेरे को डिस्काउंट चाहिए, बोलते दूंगा नहीं। मेरा स्कीम चाहिए, तो बोलते 24 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब दे दे। वही काम हमारा अब 7-8 हज़ार रुपए महीने में हो रहा है। पर मैं चाहता तो मैं पूरा 1,60 भी दे सकता था। मतलब ईएमआई लीजिए, पर अपनी शर्तों वाली लीजिए। हाँ, मतलब आपको बॉदर ना करे ना वो। ऐसा ना हो कि आप बॉदर हो रहे हो सीएमआई से, आपको कोई बॉदरेशन ही नहीं। उल्टा मैं तो उस दिन 1,60,000 रुपए पूरे दे सकता था। मैंने बैंक में अगर मैं एफडी भी कर दूं उसकी और उसी में से देता रहूं, तो भी मैं पूरे 2 साल के टेन्योर में 5-10 हज़ार फालतू लेके ही उतरूंगा। फालतू बचेंगे। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है भाई। ये लोगों को लगा 5,000 क्या है, 2,000 क्या है, 100 रुपए क्या है, ऐसे भरता है, धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट होती है। संजय सर, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने करियर शुरू किया होगा, है ना, और बहुत सारे लोग सीएफए भी होंगे जो आपके साथ पढ़े होंगे। तो उनकी लाइफ की जर्नी में और आपकी लाइफ की जर्नी में क्या एक ऐसी मिस्टेक रही कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले गए और वो एक्स्ट्रा एज नहीं ले पाए? 2 ही थी बस, 2 ही मिस्टेक्स, या वो कह लो डेल्टा कह दो। पहला था कि उन्होंने अपने ऊपर री इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने ये माना कि मेरे को बेटर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बेटर हूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा, मेरे एम्प्लॉयर को फायदा है। तो फायदा जिसका है वो पैसा डाले। अब वो उसने नहीं डाला तो मैं तो क्यों करूं भाई, तो वो बेटर ही नहीं हुआ। और क्योंकि वो बेटर ही नहीं हुआ तो उसकी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ी। खुद के दिमाग पे पैसा नहीं लगाया, नहीं लगाया, तो रीइन्वेस्ट अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं लगाया, और वो पैसा ऐसी एसेट में लगा दिया जिससे कोई रिटर्न नहीं। और दूसरा, जब जब उनकी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ हुई, उससे उन्होंने एसेट की जगह लायबिलिटी खरीद ली। मतलब मान लो सैलरी 50,000 थी तो खर्चे 50,000 के थे, हाँ, और जब सैलरी 1 लाख हुई तो खर्चे 1.25 लाख के हो गए,
नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 1 लाख का रेवेन्यू उनका सैलरी थी और 50,000 का खर्चा था और अगर 1.5 लाख की इनकम हो गई तो 50,000 को उनको 60,000 कर देना चाहिए, वो 50,000 को उन्होंने 90,000 कर दिया, 80,000 कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अगर 1 की 1.5 हुई तो वहां 50 का 55 ही किया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा। तो हमारे पास गैप बड़ा हो गया, जब गैप बड़ा हो गया तो उस गैप को हमने निवेश किया। उन्होंने उस गैप को क्या किया, जो गैप बना भी उससे जाके ईएमआई उठा ली, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं महंगी वाली, चलो घर खरीद लेते हैं महंगा वाला। अब घर आपका एसेट तो बन गया है एक तरीके से, पर आप उसमें रह रहे हो, तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। आपके पास है 3 करोड़ का घर, 4 करोड़ का, लिक्विडिटी नहीं है। और लिक्विडिटी गिव्स यू पावर जो टू आपने मेक पहले भी डिसीजंस। बोला कि पैसा घूमेगा तब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा ना। चित्रेश भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे बॉम्बे वाले घर पे आए हो, दैट वाज बॉट इन 2002 में खरीदा गया था। तो तब से लेके आज तक 23 साल हो गए, वो मेरे हिसाब से 12 या 13 गुना बढ़ा है। हाँ 12-13 गुना बढ़ गया। 2008 में, क्योंकि 2002 से 8 तक तेजी बहुत रही, जब मैंने जॉब चालू किया तो मेरे पैसे जोड़ के और मेरे को जितना उधार मिल सकता था बैंक से, मैं उस घर को नहीं खरीद पाता था उस समय भी। ठीक है, आज अगर मैं वो स्थिति देखूं तो मैं उस घर को अपने कैश डाउन से 5-6 बार खरीद सकता हूं। तो घर भी बढ़ा वैल्यू में, मैं भी बढ़ा, पर मैं ज्यादा बढ़ गया। जैसे कहते हैं ना, पैसा दिमाग पे लगाया, पैसा दिमाग पे लगा, अपने री इन्वेस्टमेंट की। 8 आने में वो महंगा था, 1 रुपए में मेरे लिए बहुत सस्ता हो गया। 8 आने में मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उसको, पर जब वो 1 रुपए का हो गया तो मेरे लिए इतना सस्ता हो गया कि मेरे पास 5-6 रुपए मैं तो ऐसे दे दूं। बहुत बहुत गहरी बात बोली आपने। 99% बिजनेसमैन जो मिडिल क्लास है उसके पीछे का कारण ही है, they are putting in assets which will give you 6-7% return. Your business is giving you 40% return. Invest there. वहां वर्किंग कैपिटल में पैसा डालो, राइट इन्वेंट्री को खरीदो, एक्सपेंशन करो, राइट मैन पावर को हायर करो, राइट टेक्नोलॉजी को यूज करो, अपनी लर्निंग पे निवेश करो, देखो आपको क्या रिटर्न्स मिलते हैं। क्या दे देगा आपको घर? 6%, 7%, 8%। म्यूचुअल फंड क्या दे देगा? 12-14%। अरे आपका बिजनेस है भाई, उससे अच्छा क्या रिटर्न मिल सकता है? आपके धंधे से अच्छा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। कोई दे ही नहीं सकता। हमारे आपके केस में धंधा, इंडिविजुअल्स के केस में उनका माइंड जो नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना भाई। आज आपने 50,000 रुपए की तनख्वाह है, आप स्किल लोगे तो आप अगले दिन 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। पर मुझे आप कोई ऐसा शेयर बता दो कि आज 50,000 का लिया और कल गारंटी 1 लाख का हो जाएगा। गारंटी तो नहीं है, हो गया वो पता नहीं, पर गारंटी नहीं है। मेरे को एक बंदा मिला तालकटोरा स्टेडियम में, हमारा एक इवेंट था रिसेंटली, आई थिंक 7-8 महीने पहले, और वो बाहर आया भागते हुए मुझसे मिलने। तो वो एक ट्रेडिंग का इवेंट था, तो हमारी एक स्ट्रैटेजी ऑप्शंस की जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बात किया। पर बोलता है सर ये सब ठीक है, हम अच्छा बना रहा हूँ मैं, आपकी स्ट्रैटेजी के बाद से समझ आ गई बात। बोलता है बट सर आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मैंने आपकी एक बात पे फोकस किया कि मेरा एक्टिव इनकम बढ़ाना ज़रूरी है। बोलते जब मैंने ये सुना था मेरी सैलरी 70,000 थी, आज 8 महीने बाद, 8-10 महीने बाद ये सैलरी मेरी हो गई है 1.5 लाख रुपए। वाह, डबल से। मैंने बोला तेरा ऑप्शंस का रिटर्न गया भाड़ में। मज़ा आ गया ये बात सुन के। बहुत बढ़िया सर। मैंने वो चीज़ तूने कर ली जो तेरे कंट्रोल में थी, तूने अपने आप को बेटर किया और अपने पर्सनल रिटर्न्स को बेटर किया। That gives me so much happiness. एक कपल आया मेरे पास बॉम्बे एयरपोर्ट पे, मैं लगेज बेल्ट पे था, तो यंग कपल, आई थिंक 28-29 होगा। तो आए बोले सर आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया था कि गाड़ी कब खरीदनी चाहिए और कैसे खरीदनी चाहिए। सर कोई ऐसी बात बताइए, मैं आपसे 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ, और तो यदि उसकी कोई लाइव स्टोरी मिल जाएगी तो और भी बेहतर होगा। एक आदमी को गाड़ी कब खरीदना चाहिए, एक उसको घर कब खरीदना चाहिए, और तीसरा शादी में जो आज इतना ज़्यादा वाहियात खर्च हो रहा है वो सही है या गलत है। ये तीनों चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो कोई इंसिडेंट हो यदि लाइफ में कोई एक स्टोरी हो तो और मज़ा आएगा। देखिए गाड़ी का मैं आपको फ्रेमवर्क देता हूँ कि कब गाड़ी खरीदनी चाहिए। सबसे पहले गाड़ी एंड ऑफ द मंथ खरीदनी चाहिए, कभी भी गाड़ी शुरू ऑफ द मंथ में नहीं खरीदनी चाहिए। शुरू ऑफ द मंथ में गाड़ी को एक्सप्लोर करना चालू करना चाहिए। तो आपने समझो एक गाड़ी को फाइनलाइज किया, 2-3 का टेस्ट ड्राइव लिया, 10 तारीख तक फाइनलाइज कर लिया। अब फाइनलाइज करने के बाद 3 शोरूम से आपको उसकी बात करनी चाहिए, नेगोशिएट करो। शोरूम ए को बोलो बी इतना प्राइस दे रहा है, बी को बोलो सी इतना प्राइस दे रहा है, तीनों को लड़ाओ, लड़ाते रहो, पर खरीदो मत, गाड़ी मत खरीदो। फिर गाड़ी को खरीदो करीबन 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी ये डीलरशिप्स होती है ना जो भी वो गाड़ी रखती हैं, अगर उनके पास 1 करोड़ की इन्वेंट्री है तो 25 लाख उनकी जेब से होता है, 75 लाख का लोन होता है। तो 75 लाख के लोन का उनको ब्याज देना है महीने के एंड में, तो उन पर बहुत प्रेशर होता है सेल करने का। सेकंड, उसी टाइम पे जो ये कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनी का वो शोरूम है, जो भी गाड़ी आपको पसंद आई है,
जो रीजनल मैनेजर्स या मैनेजर होते हैं वो स्कीम निकालते हैं कि अगर आपने 2 गाड़ी एक्स्ट्रा बेच दी तो हमको 5 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे। तो वो क्या सोचते हैं, यार ये आदमी पूछ पाछ के गया था, हम एक काम करते हैं, हम इसको 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, इसकी गाड़ी से मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और मुझे 5 मिल जाएंगे, इसको 3 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक सेकंड चीज होती है। और थर्ड, अगर आपको रियली बहुत अच्छे से खरीदनी है तो या तो दिसंबर एंड में खरीदो जब मॉडल चेंज हो रहा है, या फिर मार्च एंड में खरीदो जब साल चेंज हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में आपको भयंकर बम्पर डील्स मिलेंगी। तो जब भी गाड़ी खरीदनी हो तो ये वाला फ्रेमवर्क आप फॉलो कर सकते हो। अब इसकी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, बेल्ट पे सामान लेने के लिए खड़ा हुआ था, तो एक यंग कपल, वेरी यंग कपल केम टू मी एंड दिस आइडेंटिफाई किया, बात करी, बोले सर आपकी वजह से हमने खरीदी टाटा नेक्सॉन और आपकी वजह से हमारा 1.5 लाख रुपया बच गया। तो मैं कैसे, बोलते वो आपकी रील देख ली थी हमने, और हमने सेम एसओपी फॉलो करी और उस एसओपी को फॉलो करके हमारा जो है वी कुड सेव 1.5 लाख रुपए। अब देखिए एक यंग कपल के लिए 1.5 कितनी बड़ी बात है। देखो उनका एक ट्रिप हो सकता है दुबई का या फिर हांगकांग का या सिंगापुर का, तो उन्होंने अपने लिए एक नया ट्रिप खींच लिया। नहीं तो अगर वो अज्ञात होते तो वो 1.5 लाख ज्यादा देते, नहीं तो 1.5 लाख रुपए की किस्त जो होती है महीने की वो 3,000 रुपए होती है। यानी उन्होंने 5 साल के लिए 3,000 रुपया महीना बचा लिया, जिसको कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। सो अपेरेंटली छोटी छोटी चीजें हैं, आपका अधिकार है। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक से लोन लेने जाते पागल जैसा नेगोशिएट करिए। हर तीसरे छठे महीने उनको बोलिए कि मैं दूसरे बैंक से लोन लूंगा, मैंने आपको टाइम पे ब्याज दिया है। बात तो करो, मांगो तो सही, मांगोगे नहीं मिलेगा कैसे, है ना। तो मांगते रहो, अपने जहां खर्चे हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, उनको कैसे बेस्ट रिड्यूस किया जा सकता है वो आप चेक करो। मतलब कम से कम बात तो करें। बिल्कुल। आप ऐसे राजा जी हो क्या, उसने बोला गाड़ी 15,70,352 रुपए की, तो पूरे तक क्या हो गया, अरे लड़ो 352 रुपए कम करके दिखाओ, चलो वही बचे। मतलब ये छोटी छोटी चीजों से ही आप मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। आप अपने अधिकार के लिए नेगोशिएट नहीं करते तब तक आप ऑब्वियसली कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमारे एक बार मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मिला था, उसने एक लाइन बोली जो मेरे साथ चिपक गई। उन्होंने कहा कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। वाह, बहुत बढ़िया लाइन। आप बोलो कि मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे तो मिलना चाहिए था, बाहर में जाओ। अगर आपने नेगोशिएट किया तो मिल जाएगा। आपने नेगोशिएट करने की कोशिश ही नहीं करी, तो यू डिजर्व दैट 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट। आप डिजर्व करते थे पर आपने नेगोशिएट ही नहीं किया। तो यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। सर दूसरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि आपकी हजारों रील मैंने वायरल देखी है कि घर नहीं खरीदना चाहिए, तो खरीदना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए और किस एसओपी के साथ खरीदना चाहिए, जैसे आपने गाड़ी का एसओपी बताया। खरीदना ना खरीदना पर्सनल चॉइस है। मिस्टेक्स बता देता हूं। सबसे पहली मिस्टेक है घर खरीदते वक्त ये सोचना कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आप डिसाइड करो कि ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अगर ये घर है तो उसको घर की तरह देखेंगे, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे। ठीक है, अगर घर खरीदना है तो अफोर्डेबिलिटी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न्स चाहिए। बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कोई गलत बात तो कर नहीं रहा। बिल्कुल सिंपल। अब घर खरीदना है आपने, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या रहा है। लोग फंस जाते हैं ईएमआई के उसमें कि ईएमआई कितनी है, कि सर जी मेरी 1 लाख की तनख्वाह है, ऐसा घर लेंगे जहां 40 से 50,000 के बीच में ईएमआई हो। अरे भाई साहब, आप आज नोएडा की कोई भी 2 बेडरूम में ले लेते हो, करोड़ रुपए का घर है, 1 करोड़ का घर है, तो उसकी मेंटेनेंस 4,500 रुपए। वो कौन गिनेगा मिनिमम? उसका इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, महंगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन गिनेगा। उसके बाद आपका वहां पे मेड का एक्सपेंस आता है, वो कौन गिनेगा। हर साल आपका कुछ ना कुछ टूटेगा भंजेगा जो ठीक कराना पड़ेगा, वो कौन गिनेगा। तो इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अपनी ईएमआई को मेंटेनेंस जोड़िए, मेड का एक्सपेंस जोड़िए, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जोड़िए, और एक छोटा सा बजट बनाएंगे साल में 5-10 हज़ार रुपए के मेरी लाइट वाइट टूटेगी, ये सब होगा, मेरे को ठीक करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो नंबर है टोटल, ईएमआई नहीं, ये पूरा नंबर आपकी टेक होम इनकम का 40% या उससे कम होना चाहिए मैक्सिमम। हाँ, अगर 40% से कम आप ले पा रहे हो ये सारा नंबर, तो आप बहुत कंफर्टेबली खुशी से उस घर में जियोगे। अगर आपका ये नंबर ईएमआई पे 50 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे जाते जाते ये हो सकता है 60 से 65% हो जाए। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके पास बच 35,000 रुपए है, उस घर में खुश रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो लोग मेरे को पहले बोलते थे सर खुशी मिलती है घर में रहने से। मिलती है, जब पैसे बचते हैं तब मिलती है। नहीं तो वो घर की दीवारें देख के आप सिर्फ सोचते रहोगे कि यार अब इसकी ईएमआई चुकानी है मेरे को 250 महीने। एक आशुतोष राणा जी की बहुत प्यारी लाइन है कि 5,000 स्क्वायर फीट के घर में 500 स्क्वायर फीट में तो आप रहते हैं, बचे हुए 4,500 में आपका अहंकार रहता है। वाह, बहुत गहरी लाइन, बहुत प्यारी लाइन बोली थी उन्होंने। तो लोग बड़ा घर खरीदते हैं अहंकार के लिए। आपको अगर यंग कपल हो तो आप छोटा घर ले लो, 1.5 ले लो, स्टूडियो ले लो,
बाद में अपग्रेड कर लेंगे। हम्म। घर खत्म हो रहे क्या इस जीवन में? सही बात है। तो भाई घर बिकेंगे, हमेशा बिकेंगे, चलेंगे, डिफॉल्ट्स होंगे, आपको उस तरह के घर भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? भाग थोड़ी रहा है घर। पर अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उस घर में घुसने के बाद दुखी रहोगे। सर अहंकार वाली जो आपने बात की, उससे मेरा तीसरा सवाल भी अहंकार से रिलेटेड ही है। लोगों की हैसियत नहीं होती है, उससे ज़्यादा बड़ी वो शादी कर देते हैं, एक्सपेंसिव शादी कर लेते हैं, केवल इसलिए कि मेरे रिश्तेदार ने वैसी शादी की थी। ये कितना सही है और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका भी कोई फ्रेमवर्क आपके मन में हो तो लोगों को बहुत काम आ जाएगा? आजकल कहावत हो गई है कि साउथ दिल्ली की लड़कियां इसलिए शादी करती हैं कि उनको प्री वेडिंग शूट करानी है। तो कोई मेरे को ये बात बोला, मतलब देखो इस रीज़न से तो कोई शादी नहीं करेगा ऑब्वियसली, एक अच्छा रिलेशन होता है तो कुछ तो बैकग्राउंड होता है उस पर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ जितनी प्राइवेट होगी उतना आप सुखी रहोगे, सुकून में रहोगे। ठीक है। और कुछ ऐसे बड़े घराने हैं जो इसको पब्लिक कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि हम मिडिल क्लास लोगों को, या फिर जो आज अपने लाइफ में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जितना प्राइवेट रहे ना ये सारी चीज़ें, उतना बेटर रहता है। मेरे को तो जमता नहीं। अभी देखिए एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है हमारे देश की, उनकी शादी जो है सेट हुई थी और फिर बीच में बड़ा इशू हुआ, हर चीज़ वायरल हो रही है, उनका प्रपोजल वायरल हो रहा है, उनके शादी की, अपने संगीत की रीलें वायरल हो रही हैं, ये सब वायरल हो रहा है। अचानक से पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ अंदर ठीक नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है, वही मतलब स्पेकुलेशन है, बट शादी होल्ड पे चली गई। अब वो जी इसने इसको अनफॉलो कर दिया, इसने ये डिलीट कर दिया, उसने भी ये डिलीट कर दिया, इसने पूरी दुनिया यही बातें कर रही है। उसका पर्सनल करियर पे कितना ज्यादा और इम्पैक्ट कितना आएगा। अब उसको ट्रोल हो रहा होगा, उसको ये हो रहा होगा, बट द मिस्टेक इज नॉट पीपल्स, इट इज योर्स। आपने क्यों चुपचाप प्राइवेटली शादी नहीं करी? क्यों इतना धमाका और शोर मचाया? आप देखिए कितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो प्राइवेटली शादी कर लेते हैं, जैसे विकी कौशल और कटरीना कैफ। किसी को भनक तक नहीं लगी, सेट ऑफ ऑडियंस थे, आए गए, हो गई शादी, सब चल रहा है, उसके बाद से कोई चर्चा नहीं है। प्राइवेट लाइफ पे विक्की कौशल जी कोई बात नहीं करते, ना कटरीना कैफ करते। दैट इज अमेजिंग, बिकॉज प्राइवेट इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट। इट इज नॉट सपोज टू बी मेड पब्लिक। तो आप कोशिश करिए आपके लाइफ के जो प्राइवेट चीजें हैं उसको बिल्कुल सोशल मीडिया पे मत लाइए, और खासकर अगर आप थोड़े से भी सेलिब्रिटी है तो कतई मत लाइए। तो मैं तो यही कहूंगा, और सोशल मीडिया के रील्स के लिए, वायरल होने के लिए मत शादी करिए। शादी करिए सुकून के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और अगर आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको 5 फंक्शन करने, तो एक कोई ग्रैंड कर लीजिए, बाकी नॉर्मल कर लीजिए। नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो हर में ग्रैंडनेस क्यों चाहिए आपको? डोंट लिव योर लाइफ थ्रू अदर पीपल्स लेंस। बहुत परेशानी में रहोगे आप। तीसरी सबसे अच्छी लाइन इस पूरे पॉडकास्ट की कि आप दूसरों के नजरिए से जीना चालू कर दोगे तो फिर आप कभी जिंदगी में खुश कैसे रह पाओगे? मतलब फिर तो आप दूसरे को खुश करने के लिए जी रहे हो ना यार। मैं नहीं कह रहा मतलबी हो जाओ या समाज को मत देखो, या बट जितना बेयर मिनिमम उतना करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के क्योंकि अंदर एक वो तो खाना खा के चले जाएंगे एक बार, पर उसका ईएमआई तो आपको चुकाना है ना भाई। वो 5 दिन की शादी के लिए हो सकता है 5 साल की ईएमआई आपको चुकानी पड़ जाए, और आप अपना करियर ना प्लान कर पाओ, मूवमेंट्स ना प्लान कर पाओ, फैमिली ना प्लान कर पाओ, और इन्हें बच्चे कैसे करें, अभी तो पहली ईएमआई नहीं खत्म हो रही है, पैसे को लेके युद्ध हो रहा है घर में, लड़ाइयां हो रही हैं, अनसर्टेनिटी है, जॉब चला गया, कितनी अनसर्टेनिटीज है लाइफ में। तो जो अफोर्ड कर सको, और अगर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सको तो 5 इवेंट्स 4 इवेंट्स जो है उसमें से कोई एक इवेंट थोड़ा सा ग्रैंड कर लो, रेस्ट यू कैन नॉर्मलाइज एंड डू इट नॉर्मली। तो संजय सर, हमने ओवर एक्सपेंस पे भी बात कर ली, हमने सेविंग्स पे भी बात कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट पे बात कर ली, कार कब खरीदनी चाहिए, घर कैसे खरीदना चाहिए, शादी में कैसे काम करना चाहिए, सब चीज़ें समझने के बाद कोई एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप आज के यंगस्टर्स को, मतलब जो अपने 20s से या 30s से करियर शुरू कर रहे हैं, वो एक सस्टेनेबल, अच्छी इनकम, अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी ग्रोथ करके मिडिल क्लास के बैरियर को तोड़ के बाहर निकल सकें, तो एक 1 पीस या 2 पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए इसको स्टेप्स में कीजिए। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट को सीखिए। मनी मैनेजमेंट फर्स्ट, नंबर 1 हमेशा, क्योंकि अब आप आ गए हैं रियल वर्ल्ड में। अब पैसा आपके हाथ में आने वाला है, आपके अकाउंट में गिरने वाला है, चाहे वो फ्रीलांसिंग से गिरे या फिर इनकम से गिरे, सैलरी से गिरे या बिजनेस से गिरे। तो उस बीस्ट को आप पे हावी ना हो, वो बेताल बन के आपकी पीठ पे चलता ना रहे, ठीक है? तो उसको सीख लो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हजारों किताबें हैं, हजारों पॉडकास्ट हैं, हजारों लोग हैं। संजय सर के पॉडकास्ट देखते नहीं, मैं कह रहो। रहा हूं जिसकी समझ आए। हम नहीं कह रहे हमारी देखो, हमारी समझ आती है हमारी देख लो, किसी और की बात समझ आती है किसी और की देख लो। कोई अच्छी किताब पढ़ने आती, कोई किताब आपसे कभी कुछ लेके नहीं जा सकती, हमेशा देके जाएगी।
ठीक है, और 300 रुपये 200 रुपये की किताबें होती हैं, उतना तो आप ऐसे ही जोमेटो स्विगी मार देते हो बैठे बैठे, ठीक है। तो पहली चीज़ है मनी मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में सीखो। सेकंड, मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है, मिस्टेक्स को अवॉइड करो। मिस्टेक ना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सेविंग्स है, बहुत बड़ी जीत या बहुत है। बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। गलती ना करना भी बहुत बड़ी जीत है। देखो लोग जब टमाटर, टिंडा, प्याज, आलू खरीदने जाते हैं ना, तो फिर भी चेक करते हैं उसको, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है। पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता। कोई टेलीग्राम का मैसेज आता है कि मैं आपको 50,000 दे दो, दिन का 5,000 दूंगा, उसके भरोसा, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जन्मों जन्मांतर का रिश्ता इन दोनों का, शायद ये इतने टाइम से जानता, दे दिया 50,000 रुपए। तो आप ये मत करिए, बिल्कुल मत करिए। तो लर्निंग्स करिए, मिस्टेक मत करिए। थर्ड, याद रखिए, कंपाउंडिंग अपना मैजिक हर फील्ड में दिखाती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चारों जगहों पे कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। टाइम देना किसी भी चीज को बहुत जरूरी है। और आपको जो लोग मैं देखता हूँ कि बहुत हड़बड़ाहट से बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा, बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, मैं उनसे 10 कोस दूर हो जाता हूँ। मेरे को पता होता है ये बोल तो देगा, कर नहीं पाएगा, क्योंकि बोलते वाले करते नहीं है, और करने वाले बोलते नहीं। जो कर रहा होता है वो कर रहा होता है। अब मान लीजिए अगर रोज आके बोल रहे हैं क्या, वो साल में एक बार आता है एनुअल जनरल मीटिंग में, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं हमने पिछले साल क्या किया, अगले साल का क्या प्लान है। आज अगर अंबानी जी आके बोले कि मैं अगले साल 10 लाख करोड़ डिप्लॉय करूंगा, हम सबको भरोसा है। क्यों है? क्योंकि उनका पास्ट हिस्ट्री ये बताता है। आज आके कोई नॉर्थ सिखिया 20-22 साल का लड़का बोल दे कि मैं अगले साल 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करूंगा, तो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है। तो पहले आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट करो, अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करो, अपने वचन को शासन बनाओ। मतलब आपके वचन सुनने के बाद आदमी को लगे यार इसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसके एक्शंस ऐसे बोल रहे हैं। काफी ऐसे लोग होते हैं जब आप देखते हैं कि आप जानते हो दोगला आदमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर कुछ और बोल रहा है, बार बार वही बातें रिपीट कर रहा है, पर हम जानते हैं कि अंदर से कैसा है। ऐसे लोगों पे लोग विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास से बड़ी कोई करेंसी नहीं है इस दुनिया में। कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई कोलैटरल कुछ काम नहीं आता, सबसे बड़ा काम आता है विश्वास। तो आप अपना नाम का विश्वास बनाने के लिए क्या कर रहे हो? व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? ये 3 चीजों पे फोकस करो। करियर को आराम से ग्रो करने दो। पहले 5-7 साल तो कुछ ज्यादा सोचो ही मत, मेहनत करो, पागल जैसी मेहनत करो, रिजल्ट का मत सोचो, और देखो उसके बाद आपको क्या मिलता है। और ये मत सोचो कि मैं अपनी लर्निंग कर रहा हूं तो फायदा किसी और को, आप ही को होगा। यू कैनॉट बी ग्रॉसली अंडरपेड और ग्रॉसली ओवरपेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ना ही आप बहुत अंडरपेड रहोगे, ना ही बहुत ओवरपेड रहोगे लंबे समय के लिए। ऐसे हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप, हाँ, कुछ समय आपको पैसा कम मिल रहा है, पर जो सीखने मिल रहा है वो तो आपके हमेशा यही रहने वाला है, जो आपको बाद में बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। चित्रेश भाई, जब हमें जॉब लगा ना 2007 एंड में MBA के बाद, तो उस टाइम ना दुनिया का सबसे अच्छा समय था जॉब मिलने का। मेरे पास 7-8 जॉब ऑफर थे। एक जॉब ऑफर था एक MNC बैंक से 12 लाख रुपए साल का, फिर 12 लाख से कम के भी थे, वो टॉप ऑफर था मेरा। एक ऑफर था रहेजा यूनिवर्सल रियल एस्टेट कंपनी, 7 लाख रुपए साल का। मैं अपने मेंटोर के पास गया, मतलब सर ये रहे मेरे ऑफर्स, बताइए क्या करना है। लॉजिकली क्या करना है? 12 लाख वाला। हाँ, उसने मना कर दिया। उसने बोला तुम ये कर नहीं पाओगे, और ये एक अच्छा प्रोफाइल भी नहीं है, इधर तुम्हारे को विड्थ नहीं मिलेगी, सीखने नहीं मिलेगा। इस आदमी के साथ काम करो, सीधा चेयरमैन के साथ काम करोगे, ठीक है 4-5 लाख क्या है, अभी तो तुम बहुत यंग हो, कवर अप कर लोगे बाद में। हमने वो बात मानी, आज हम यहाँ हैं। शायद आप उस समय 12 लाख वाला डिसीजन लेते तो आप यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होता, जॉब ही नहीं होता। क्योंकि क्या हुआ, जैसे 2008 स्टार्ट हुआ तो रिसेशन आ गया। तो बाय द टाइम जून 2008 आया, जब हमारा जॉब ओपन होना था, तब तक उस कंपनी ने बोल दिया भाई हमारा तो बाजा बच चुका है, हमारे ऑफर्स रिवोक हो गए हैं। जो ऑफर आपको हमने दिया था, जो बंदों ने वो 12 लाख का जॉब ऑफर सिलेक्ट किया फाइनली, उनको जॉब नहीं लगी, क्योंकि वो ऑफर ही रिवोक हो गया। क्योंकि 2008 आप सबको, मतलब दुनिया को पता है कि क्या रिसेशन आया था जून जुलाई के आसपास। जून जुलाई तक आ गए थे, क्रैक्स आ गए थे, तो सबने हायरिंग स्टॉप कर दी थी। हमारे कॉलेज में से 30% जॉब ऑफर्स जो दिए गए थे वो रिवोक हो गए, और उसमें से वो भी एक कंपनी थी। रहेजा ने नहीं किया। रहेजा ने रादर मुझे 2 जनवरी से बोला कि तुम आ जाओ, काम पे लग जाओ, जबकि मेरी ज्वाइनिंग थी जून से। तो उन्होंने मेरे कैंपस को लिखा कि आप प्लीज इसको अलाउ कर 6 महीने पहले 6 महीने पहले। मैंने तो जितने MBA के पैसे लगाए थे वो 6 महीने की तनख्वाह में रिकवर कर लिए। तो आप है ना राइट चीज करो, बेस्ट चीज मत करो। लोग सोचते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट करियर, बेस्ट फील्ड, बेस्ट नहीं, राइट। व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज राइट फॉर यू विल ऑलवेज बी बेस्ट फॉर यू। बहुत बढ़िया।
अगर आप बेस्ट के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप राइट के पीछे भागोगे तो बेस्ट अपने आप हो जाएगा। तो संजय सर ने 3 बातें बोली जो हर अर्ली 30s और 20s वालों को फॉलो करना चाहिए, इवन सबको ही करना चाहिए, कि एक आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, आज हज़ारों पॉडकास्ट अवेलेबल हैं इस काम के लिए। दूसरा, लर्निंग करो, मिस्टेक्स कम करो। देखिए, मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, पर यदि आपकी थोड़ी लर्निंग होगी तो आपके मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और तीसरी, जो सबसे इफेक्टिव, सबसे गहरी बात है, कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग समझिए। 3 एम यदि आपने सर के फॉलो कर लिए, मनी मैनेजमेंट, मेकिंग मिस्टेक्स लेस, और तीसरा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, तो आप अपने जीवन में मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। संजय सर, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अधूरे रह गए, तो एक बार और आपके साथ बैठना चाहेंगे और मिडिल क्लास को थोड़ा सा और डीप डिग करना चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच। संजय